अमित जी की अगुवाई में भाजपा, जेडीयू, हम और वीआईपी के गठबंधन यानी एनडीए को एक एक वोट पड़ना चाहिए। एक बार आदेश दे देंगे ना मोदी जी, क्या आप मुझे वोट, हाँ ये जनता सुनेगा और उनपे फुल बहुमत से सरकार पे यहाँ बनेगी एनडीए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, चलो आपका स्वागत है। उम्मीद था कि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप बताते विशेष पैकेज का क्या हुआ। हमको तो विश्वास है तेजस्वी पर, नौजवान है युवा। पूरे देश में हम लॉकडाउन कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री ने एक मिनट ये नहीं सोचा कि बिहार के जो मजदूर हैं उनको पैसा कहां से मिलेगा, उनको खाना कहां से मिलेगा। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। हम लोग नीतीश कुमार से खपाए हैं। जनता ने कर लिया विचार, विकास पुरुष नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बिहार में चुनाव है, इसीलिए हर तरफ वादों की बौछार है। एक वो तस्वीर होती है जो सत्ता पक्ष आपको दिखाना चाहती है और एक वो तस्वीर होती है जो हकीकत में जमीन पर आपको नजर आती है। गांव से लेकर शहर तक लोगों के हिसाब से वो मुद्दे क्या हैं जो इन चुनावों में निर्णायक होंगे। आइए पेश है इसी पर श्वेत पत्र। तो आगे मौका दीजिएगा, पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बिहार के मजदूरों की मदद की, किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। जान लड़ा दी, ताकत झोंक दी, सारे दांव चले जा रहे हैं, वादों के बक्से खुल रहे हैं, अतीत की कमियां उंगलियों पर हैं, भविष्य के सपने आंखों आंखों बांटे जा रहे हैं। आरोप है, जय जयकार है, ये बिहार है जो 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए तैयार है। नाराजगी हमें हमारे बिहार सरकार से है, हमारे गया के विधायक जी से है। हम यही बोलते हैं, मोदी से बैर नहीं और गया में प्रेम तेरी खैर नहीं। पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान पर आप लोगों को कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। आपको लगता है कि वो भविष्य के नेता हो पाएंगे? भविष्य में नेता हैं। मोदी जी के रैली से फर्क पड़ेगा? हाँ, 10 सीट निकल रहा है। यहाँ का गरिमा बढ़ाया। एक तरफ 1.5 दशक का नीतीश शासन है, दूसरी तरफ नए नेताओं की पीढ़ी मैदान में है। कुछ मुद्दों ने कुछ शक्लें बदल ली हैं, तो कुछ मुद्दे अब भी वैसे ही हैं जैसे इतिहास की किताबों में या बचपन से रैलियों में सुनते थे। सरकार गठन में निर्णायक फैक्टर क्या रहेगा, इसकी आधिकारिक तारीख 10 नवंबर है, लेकिन जनता के मन में झांका जाए तो उसकी झलक दिखने लगती है। रोजगार का वादा जो हो रहा है, आपको लग रहा है पूरा हो सकता है? पूरा हो सकता है, तेजस्वी जी तो पूरा कर सकते हैं। 10 लाख दे सकते हैं? दे सकते हैं वो। रोजगार जो वादा कर रहे हैं सब मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता। विकास हुआ है? विकास खूब नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? बहुत कुछ, शिक्षा स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्या नीतीश के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार असर डालेगा? बिहार की जनता बाहुबलियों और अपराध मुक्त बिहार में किसे प्राथमिकता देगी? नई पीढ़ी के जोश और नीतीश के अनुभव में किसे चुनेगा बिहार? क्या हर मुद्दे पर भारी पड़ेगा बिहार के विकास का मुद्दा? रोजगार के वादों में जनता किस पर करेगी भरोसा? क्या है बिहार में वोट कटवा की राजनीति और उसका असर? बिजली आती है? कितना देर आती है? नहीं, 22 घंटा आती है। 22 घंटा बिजली आती है? नहीं आती है। कितना घंटा आती है? 16 घंटा आवे करता है। अपराध सब कम हुआ है, मतलब जो लूट मार सब होता था कम हुआ है। कम हुआ है कि नहीं? कुछ भी कम नहीं हुआ है मैडम, यहाँ तो और क्राइम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सर्दी की तरफ बढ़ते बिहार के चुनावी थर्मामीटर में कहां तक चढ़ रहा है मुद्दों का पारा, इस पर पेश है बिहार से हमारी सबसे विश्वसनीय चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट श्वेत पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हो रही हैं बिहार में, उसका असर कितना होगा? हालांकि लोग उन्हें सुनने के लिए तो हमेशा बड़ी संख्या में आते हैं। प्रधानमंत्री का भोजपुरी वहां पर बोलना, जिस क्षेत्र में जाते हैं, जैसे गया में आकर सीधे नक्सल की बात करना, नब्ज को छूते जरूर हैं, लेकिन क्या
इसका असर इतना बड़ा पड़ेगा कि इस चुनाव को निर्णायक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों से जोड़कर इस समय हम देख सकते हैं। कोरोना की जिम्मेदारियों ने रूप रंग बदल लिया, लेकिन चुनावी मैदान के तेवर नहीं बदले। नवरात्र उपासना के कठोर उपवास वाले दिन में भी प्रधानमंत्री मोदी बिहार के रण में एनडीए का रथ हाँकते रहे। उन्हें बिहार में कुल 12 रैलियां करनी है। पहले ही दिन उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। सबके अभिनंदन करतानी। ये एक फैक्ट है कि कोरोना काल का ये पहला चुनाव है। ये दूसरा फैक्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये कोरोना काल की पहली चुनावी रैलियां हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि अपने लगभग 50 साल के राजनीतिक करियर में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार नीतीश के लिए वोट मांग रहे हैं। एनडीए सरकार जिंदाबाद। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की बिहार सरकार ने जुलाई 2017 से लेकर अक्टूबर 2020 तक काम किया, यानी कुल 3 साल 3 महीने। नीतीश कुमार जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी इस समय को विकास के अधूरे कार्यों की वेदना से जोड़कर बिहार से एनडीए के लिए वोट मांग रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर आक्रामक है। जल जमाव में कितने दिन बाद बाहर निकले, चमकी बुखार में कितने दिन बाद जागे, या अभी कोरोना है वो कितने दिन बाद जागे। सीएम बाहर में क्या होता है, बिहार को क्या मिला, कुछ मिला राहत की बातें। आपकी डबल इंजन की सरकार है, हम लोगों की सरकार रही तो हो सकता है केंद्र में जो थी वो दूसरी सरकार थी, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। जनता की नजर में मोदी फैक्टर कितना अहमियत रखता है? बिहार के मतदान में प्रधानमंत्री मोदी की अपील क्या मायने रखती है? क्या मोदी फैक्टर इन चुनावों पर कोई असर डाल सकता है? मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा चुनाव में? फर्क पड़ेगा मोदी जी की रैली एकदम। मतलब जो मोदी जी कहेंगे वो जनता सुन रही है। सुन हम जाके देखिए। फर्क क्या पड़ेगा? जो यहाँ का मतदान है, जो जिनको देना होगा देगा ही, उसमें कोई उनसे फर्क पड़ने की बात नहीं है। हाँ 10 सीट निकल रहा है। हाँ मगध में 10। आपको लग रहा है 10 सीट निकल? हाँ 10। बिहार चुनावों में बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 11 सीटें उसने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दे दी है। जेडीयू 122 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 7 सीटें उसने जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को दी हैं। पिछला चुनाव 2015 का नीतीश ने आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन से जीता था। तब मोदी समेत पूरी बीजेपी उनके निशाने पर थी। ये चुनाव वो मोदी के नाम और काम के साथ लड़ रहे हैं। जनता को निर्णय करना है मोदी ब्रांड के साथ नीतीश के वादों पर। मोदी जी आए या नहीं आए, उनका रैली से फर्क नहीं पड़े। जो जनता चाहती है, अगर बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में आएगी तो आएगी 110% आएगी बिहार में। उनकी बात सुन के जेडीयू को वोट मिलेगा? 110% मिलेगा। और गया से प्रेम कुमार ये निकल रहे हैं। हाँ ये निकलेंगे 110%, ये गारंटी हमारा। बहुत ज्यादा फर्क है और मोदी जी को ही बिहार चाहिए। विकास है तो मोदी है और शांति है तो नीतीश कुमार है। बस यह 2 में हम लोगों का है। आप भी गर्दन हिला रहे हैं। मोदी जी के आने से फर्क पड़ेगा कि नहीं? नहीं पड़ेगा। बाहुबल ने जब भी राजनीति के जरिए देश के किसी भी राज्य में घुसने का प्रयास किया है, वहां की जनता को उसका खामियाजा उठाना पड़ा है। अब बिहार की जनता, हमने देखा कि किस तरीके से बाहुबलियों को उसने सियासी तौर पर नकारा, लेकिन एक बार फिर इन चुनावों में उनकी एंट्री हो चुकी है। कितना बड़ा फैक्टर वो हो सकते हैं, ये लोगों से ही जानते हैं। कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहाँ काम करते थे। कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को
यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। लोगों को पता है कि क्या हाल था पहले, अब क्या होगा। और जरा सा भी कोई गलतफहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा। बिहार के इतिहास में बाहुबली, बिहार के लोकतांत्रिक ढांचे में बाहुबली, लालू से नीतीश तक की बिहार राजनीति में बाहुबली। अक्सर इन सब के कारनामे आते रहते हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ये बाहुबली मुद्दा बन जाते हैं। फिर चुनाव की रणभेरी बज रही है, बाहुबलियों के दौर फिर याद आ रहे हैं। बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए थे। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। ठीक है, हमसे कोई गलतियां हुई होंगी पहले, ठीक है हुई होंगी, हमको जनता ने सजा दी, आप 15 साल हम विपक्ष में हैं, लेकिन आप 15 साल जो विकास पुरुष बने हुए हैं, आपने बिहार के लिए क्या किया? आपने बेरोजगारी क्यों नहीं मिटाई? आपने इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाई? आपने पलायन क्यों नहीं रोका? 15 साल लालू राज के जोड़ लिए जाएं और 15 साल नीतीश के, तो कुल 30 साल होते हैं। और किसी भी व्यवस्था में परिवर्तन के लिए इतना तो काफी होता ही है। लेकिन बाहुबलियों का बल ऐसा है कि उनका असर कम भले हो जाए, लेकिन खत्म नहीं होता। जनता के पास चले इस मुद्दे को लेकर, उससे पहले आपको बिहार चुनाव आयोग की तरफ से जारी बाहुबल का एक आंकड़ा दिखाते हैं। पहले चरण के 166 प्रत्याशियों में 319 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस है। इनमें 164 कैंडिडेट्स का नाम तो गंभीर मामलों में रजिस्टर है। हत्या की कोशिश, रेप, किडनैपिंग, वसूली जैसे आरोपों के साथ ऐसे लोग चुनाव मैदान में। बाहुबली को टिकट क्यों मिलता है? बाहुबली को टिकट इसलिए मिलता है कि वो परंपरा चला आ रहा है कि मैं इस पार्टी से जुड़ा रहूंगा तो मुझे टिकट देगा, बाहुबली का दबदबा रहेगा और मैं जीत सकता हूँ। निजी तौर पर वोट देंगे? नहीं मैडम। आप देंगे? नो, आई विल नेवर। आप देंगे? बाहुबली को वोट हरगिज नहीं देंगे। डर के मारे भी नहीं? नहीं, डर का कोई बात नहीं। डर का माहौल है तो फिर सरकार का है। जो हमारे लिए विकास करेगा हम उसी को तो वोट देंगे। जनता का अपना मत चाहे जो हो, लेकिन बिहार विधानसभा की तस्वीर बेहद दागदार होती ही है। अगर पिछली विधानसभा को ही देख लिया जाए तो 136 विधायकों पर आपराधिक केस थे, यानी 243 की संख्या में से आधे दागी, यानी हर दूसरा विधायक आपराधिक मामलों में लिप्त। कुल 40% विधायक तो ऐसे रहे जिन पर बेहद गंभीर अपराध दर्ज थे। बस मात्र बाहुबली नहीं है, 90। 100 में 90। कोचाकोट नीतीश, बनियापुर धूमल सिंह नीतीश, अजय सिंह की बीबी नीतीश, 10-25-47 रखने वाला रुपोली बीमा भारती नीतीश, गोपालपुर में नीतीश, खगड़िया में नीतीश। ये दोनों यदि बाहुबली अपराधी, बलात्कारी, बालू माफिया, जमीन माफिया को टिकट नहीं देंगे तो ये लोग 700 जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। 100 में 90 इन लोगों ने जो टिकट दिया है, इस बिहार के आदमखोर लोगों को, नासक लोगों को। यूं तो पूरे देश में आपराधिक छवि वाले नेताओं को लेकर राजनीति के मन में सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन बिहार में यह खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। मौजूदा चुनाव भी उससे अछूता नहीं। मोकामा से आरजेडी के टिकट पर बाहुबली अनंत सिंह पर 38 क्रिमिनल केस हैं। दानापुर से आरजेडी के टिकट पर रीतलाल यादव पर 33 क्रिमिनल केस हैं। गया की अतरी सीट से आरजेडी के अजय यादव पर 14 क्रिमिनल केस हैं। गया की गुरुआ सीट से जनाधिकार पार्टी के सुधीर वर्मा पर 37 क्रिमिनल केस, 25,000 का इनाम भी है। गया की बेलागंज सीट पर जेडीयू से अभय सिंह पर 14 क्रिमिनल केस हैं। बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से हुलास पांडे बाहुबली नेता सुनील पांडे के भाई हैं।
हत्या उगाही के कई केसों में नामजद। चुनाव आए हैं तो ये सब जनता की अदालत में आए, निर्णय भी जनता को करना है। पार्टियों को बाहुबलियों को टिकट देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों लगता है? काहे कि देखिए, बाहुबली अपने हिसाब से इलेक्शन को मैनेज करते हैं और फिर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने के बाद फिर आगे में फिर वो विकास भी नहीं, असली मुद्दे नहीं रह जाते। ये बाहुबलियों को सबसे पहले बाहुबलियों जो बिहार में है, बिहार में नहीं केवल बल्कि लगभग स्टेट में बाहुबलियों को दिया जाता है, क्योंकि अपना वोट सिक्योर करने के लिए कि हम हमारी पार्टी सरकार बना सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाहुबली जब जीत जाते हैं उसके बाद ग्राउंड वर्क जो होता है वो नहीं कर पाते हैं। अगर कोई बाहुबली खुद चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं तो उसकी पत्नी या किसी रिश्तेदार को टिकट मिल जाता है। एक झलक उनकी भी देखिए। रेप के आरोपी पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा से मैदान में आरजेडी के टिकट पर। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी संदेश से आरजेडी के टिकट पर। बाहुबली आनंद मोहन सिंह की पत्नी सहरसा से और पुत्र श्योहर से आरजेडी के टिकट पर। एकमा रुपौली अतरी सीट पर मनोरंजन सिंह धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव की पत्नियां जेडीयू के टिकट पर। 27 आपराधिक केसों वाले बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी नवादा से मैदान में बीजेपी के टिकट पर। शेरघाटी विधानसभा उन सीटों में से है जहां पर केंद्र वाली एनडीए के बीच की फूट साफ साफ नजर आ रही है। यानी यहां पर सिटिंग जेडीयू के विधायक हैं, उनके सामने प्रत्याशी के तौर पर एलजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। दरअसल अगर हम कहें कि बिहार चुनाव के बाकी मुद्दों के बीच जो नई पीढ़ी है, जो बिहार की राजनीतिक विरासत है, वो जनता सौंपेगी या नहीं उन नए चेहरों को, ये तय होगा तो गलत नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पोस्टरों पे अब चिराग पासवान, रामविलास पासवान के समकक्ष ही नहीं है, बल्कि अब उनके हाथों में बागडोर है। इसके साथ ही आरजेडी जिस तरीके से अब तेजस्वी यादव संभालकर, लालू प्रसाद यादव के जेल में होने के कारण वो संभाल रहे हैं, वो भी सामने है। यानी जनता का जो मैंडेट होगा इन युवा नेताओं के भविष्य पर भी एक तरह से मुहर होगी। मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। अचानक होता तो पहले भी दिखता नहीं मैं कभी। वो है कि हाँ, इस बार मैं उम्मीदवार हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ, वही फर्क है। सबसे मुख्य मुद्दा पूरे बिहार में हमारा रोजगार का है और कोई भी जगह एक्सेप्शन नहीं है। बिहार राजनीति की पहचान खाटी नेताओं से होती रही है। लालू, पासवान, रघुवंश प्रसाद, शरद यादव जिसके मुख्य चेहरे रहे हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदली सी है। नई पीढ़ी मैदान में है और राजनीति का नया नजरिया गढ़ रही है। भी आ रही है। नजरिया राजनीति में बहुत मायने रखता है और इस बार का चुनाव नई पीढ़ी के नेताओं के लिए चुनाव के साथ साथ व्यक्तिगत छवियों की परीक्षा भी है। पूछ रहे हैं कि चिराग पासवान पर आप लोगों को कितना भरोसा है? बहुत भरोसा है। आपको लगता है कि वो भविष्य के नेता हो पाएंगे? भविष्य में नेता हैं। भविष्य के नेता हैं। उनका आपको लगता है कि जैसा रामविलास जी कर रहे थे वो उनकी विरासत को संभाल, उससे अच्छा रखेंगे, उसे अच्छा कर लेंगे? हाँ, बहुत अच्छा। चिराग पासवान अच्छा रख सकते, चिराग पासवान अच्छा करेंगे। अकेले चूंकि पिता अब है नहीं तो ये संभाल लेंगे। संभाल रहे हैं, आप लोगों को ऐसा विश्वास? हाँ, संभालने का इनके पास खूब क्षमता है। नई पीढ़ी के नेता हैं, काफी विश्वास है। और लोजपा का तो ऐसे भी दयनीय स्थिति है, उसका कुछ होना जाना है नहीं बिहार में। बात रही तेजस्वी यादव का, राजद का, तो इनका इस बार बहुत अच्छा डिमांड है बिहार में। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप चुनाव लड़ रहे हैं। दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। जेडीयू के नेता विनोद चौधरी की बेटी पुष्पम प्रिया नई पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा ठोक रही हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। नई पीढ़ी के नेताओं को देखने के लिए भीड़ तो खूब उमड़ रही है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में तब्दील होगी? ये जनता के मन को डिकोड करके ही समझा जा सकता है।
अब जो भी होगा बिहार में नई पीढ़ी के ही नेता से होगा, क्योंकि जितना भी पुराना नेता है आज के डेट में सब डफोड़ संखी भाषण दे करके बिहार को लूटने का काम किया है। और विकास का जो ये लोग दावा कर रहे हैं, आज तक बिहार में विकास हुआ ही नहीं। नए जोश की सीधी टक्कर नीतीश के 15 साल के शासकीय अनुभव से है। चुनावों में नीतीश अनुभव के आधार पर बिहार को आगे ले जाने की बातें कर रहे हैं। तो आगे मौका दीजिएगा, हम लोग काम करेंगे। अब तक हम लोगों ने सेवा की है और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम किया गया, हर इलाके के विकास के लिए काम किया गया। अगर आप आगे मौका दीजिएगा तो केंद्र सरकार के सहयोग से और राज्य सरकार की पहल से पूरा बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और एक विकासशील बिहार के रूप में यह परिणत होगा। नई पीढ़ी के अधिकतर नेता नए दौर की नई राजनीति के लिए परिवर्तन का आह्वान लेकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लंबे समय से हम सब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। आज वो मैं प्रदेश को समर्पित करने आया हूँ। 12 करोड़ अपने बिहारी साथियों को वो समर्पित करने आया हूँ। ये सोच बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। चीज़ें लॉन्ग टर्म में उनका जो असर है, जो इम्पैक्ट है, वो नज़र आना चाहिए। और जहाँ पे हम अभी हैं वो इस बात का प्रमाण है कि चाहे वो 15 साल हो या उसके बाद का 15 साल हो, सभी फेल हो गए। 10 नवंबर बिहार के भाग्य का राजनीतिक फैसला तो करेगा, ये भी तय करेगा कि नई पीढ़ी में किस पर जनता ने भरोसा जताया। अपराध एक बहुत बड़ा मुद्दा है इन बिहार चुनावों में, क्योंकि बार बार नीतीश सरकार उन पर जो आरजेडी का शासन था उस पर इल्जाम लगाती है, आरोप लगाती है। और इसके जवाब में आरजेडी की तरफ से यह कहा जाता है कि नीतीश राज में भी ऐसी चीजें होती रही हैं। लोगों के मन में क्या भाव है, आंकड़े क्या कहते हैं, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण भी जरूरी है। बिहार वो स्थान है जहां लोकतंत्र के बीज बोए गए। क्या जंगल राज में कभी भी विकास और लोकतंत्र के मूल्य फल फूल सकते हैं? बिहार भ्रष्टाचार मुक्त शासन का हकदार है। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की सरकार है तो फिर जो कथित जंगल राज की बात बार बार कही जा रही है। नहीं, स्वाभाविक है ऐसा प्रश्न आएंगे, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा, जो परसेप्शन जो बनाया गया था विरोधी द्वारा, जाहिर तौर पे आएगा। लेकिन हम आपको बता दें, बालिका गृह मुजफ्फरपुर कांड किसके कार्यकाल में हुआ, उसकी लड़ाई किसने लड़ी, उन बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए चाहे जंतर मंतर तक हो या सुप्रीम कोर्ट तक हो, किसने लड़ाई लड़ी। विवादों के जिक्र ने अक्सर बिहार के कई जिलों और क्षेत्रों को क्राइम कैपिटल का तमगा दिया। कभी एनसीआरबी की रिपोर्ट ने पटना को देश का सबसे ज्यादा हत्या वाला शहर घोषित किया, तो कभी दिनकर की भूमि बेगूसराय, जिसे बिहार का लेनिनग्राद कहा गया, उस पर अपराध नगरी का आरोप लगा। सुशासन वर्सेस जंगल राज की लड़ाई तो बिहार की राजनीति में अब भी सबसे बड़ा मुद्दा है ही। जनता बिहार की जानती है कि तेजस्वी और उनकी पार्टी का बैकग्राउंड क्या है, उनकी पार्टी का डीएनए क्या है। उनकी पार्टी का डीएनए अराजकता का है, प्रूवन। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, मैं पॉलिटिक्स को बहुत कीन ऑब्जर्वर। पॉलिटिक्स में जब तक आप अपनी गलतियों का रियलाइजेशन नहीं करते हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ते। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आरजेडी आज भी अपनी गलतियों को स्ट्रांग पॉइंट मानती है। एनसीआरबी का अगर आंकड़ा आप उठा के देख लीजिए, वो 18 महीने 2015 के बाद और उसके बाद के सरकार का अब तक का, तो अब एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार में ये क्राइम रेट जो है वो बढ़ा है। समय समय पर राजनीति के मठाधीशों ने अपने अपने स्तर पर सफाई भी दी और आंकड़ों से तुलना भी की। आमतौर पर कोई जघन्य अपराध हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच से लानत मलानत हो जाती है, लेकिन अभी चुनाव है, क्या पता कौन सा मुद्दा पूरा रुख पलट कर रख दे।
अपराध सब कम हुआ है, मतलब जो लूट मार सब होता था कम हुआ है। कम हुआ है कि नहीं? कम हुआ है, नहीं बताना है कम हुआ है ये सब कि नहीं कम हुआ है? बहुत कम हो गया है, अपराध तो है ही नहीं अब। पहले आप लोग के हिसाब से कम हुआ है? बहुत कम गया है। हाँ, बहुत कम गया पहले से। अब उतना लूट मार सब नहीं है? नहीं। नीतीश के चुनावी संग्राम में भी जनता के लिए लालू राज की यादों के साथ चेतावनी होती और आगे ले जाना, और बिहार का गौरवशाली इतिहास है ये, तो और काफी ऊंचाई तक हमको अपने बिहार को ले जाना है एक दूसरे के साथ मिलजुल करके। तो इतना ही हम आपको कहेंगे, और सब पूरा बुलंदी के साथ, और नई पीढ़ी को जो पहले का बुरा हाल था इसके बारे में बताइए, और जो अब हुआ है इसके बारे में सब काम को बताइए। जवाब देने के लिए लालू तो चुनाव मैदान में है नहीं, लेकिन उनकी विरासत की लालटेन को थामे तेजस्वी लालटेन की रोशनी में क्राइम की नई परिभाषा लेकर मैदान में। किसी चीज सिर्फ कहने से बोलने से ये चीजें सच नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप आंकड़े पे ही बहस कीजिएगा ना। मैं अपने स्पीच में भी हर जगह लोगों को बोलता हूँ कि जात पात धर्म से अब ऊपर हट करके हम लोग मुद्दे की बात करें, काम की बात करें। अपराध का चाबुक जनता की पीठ पर ही पड़ा होगा। वोटिंग के दिन उसका दर्द क्या मतदाताओं के लिए क्राइम को मुख्य मुद्दा बनाएगा? अपराध कम हुआ है? अपराध तो कम है, बाकी जो है से ज्यादा जो है से विकास नहीं है। अभी सब ठीक है कि अपराध यहाँ पे जो मार काट वैसा चीज सब होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। इसके राज में कोई लूटपाट कोई डर नहीं है, रात में भी आने जाने में कोई दिक्कत उतना नहीं होता है। सबसे क्राइम कम हुआ? क्राइम भी कम हुआ। विकास हुआ है? नहीं, विकास यहाँ नहीं हुआ है। क्राइम कम हुआ है? कुछ भी कम नहीं हुआ है मैडम। यहाँ तो और क्राइम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। अच्छा। लूट खसोट हो रहा है। हाँ। बीच में रुका था किसी टाइम? नहीं, अभी तो नहीं रुका है। नीतीश जी के राज में तो नहीं रुका है। सरकारी नौकरी मिलेगा तो सुरक्षित होंगे कि नहीं होगा? हमने जनता के बीच भी विकास का ये सवाल उठाया। बहुत अच्छा हुआ मैम। विकास आपके हिसाब से हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है विकास के नाम पर? यहाँ पे मैं बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पे बहुत ज्यादा, पहले जिस तरह जंगल राज की स्थिति थी अभी यहाँ पे जंगल राज की स्थिति नहीं है, और यहाँ पे रोड गली बना है, बहुत अच्छा बना है मैम। विकास हुआ है? विकास खूब नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? बहुत कुछ शिक्षा स्वास्थ्य खराब हो गया है। शिक्षा की और बेहतर चीजें होनी चाहिए। विकास हुआ है यहाँ? बहुत विकास हुआ है। धन्य धन हो गया बिहार, फिर एक बार नीतीश सरकार, जनता ने कर लिया विचार, विकास पुरुष नीतीश कुमार। बिजली आती है? कितना देर आती है? नहीं, 22 घंटा आती है। 22 घंटा बिजली आती है? नहीं आती है। कितना घंटा आती है? 16 घंटा आवे करता है। विकास बहुत हुआ, विकास सही है, यही सरकार होना चाहिए। हो रहा है विकास, फिर नीतीश जी आ रहे हैं फिर दोबारा। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल में 29% लोगों की पसंद के साथ विकास सबसे बड़ा और अग्रणी मुद्दा है। रोजगार जिंदगियों को सीधे सीधे छूता है। रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इसीलिए सिर्फ भाषणों में नहीं, मैनिफेस्टोज में भी ये शामिल है। आज की तारीख में अगर तेजस्वी यादव की तरफ से 10 लाख रोजगारों की बात की जाती है, या बीजेपी की तरफ से 19 लाख रोजगार का वादा किया जाता है, तो जमीन पर जो आम लोग हैं वो इसको कितना संभव मानते हैं? आजकल हम देखते कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, आप पैसा कहाँ से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। झूठा वादा करना होता तो हम करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं, लेकिन हमने 10 लाख इसलिए कहा है क्योंकि 4.5 लाख नौकरियां रिक्त पड़ी हैं ऑलरेडी। भाजपा के संकल्प से प्रदेश में कुल मिलाकर रोजगार के 19 लाख अवसर सृजित होंगे। गंगा मैया की कसम, हमको भरोसा है। भाजपा है तो भरोसा है। रोजगार का मुद्दा बिहार में बड़ा है। रोजगार नेताओं के वादों में तो है, लेकिन जनता पूछती है कितना उनके इरादों में है। 10 लाख रोजगार कोई दे सकता है? नहीं, कोई नहीं। 19 लाख बीजेपी कह रही है जी। रोजगार का वादा जो हो रहा है, आपको लग रहा है पूरा हो सकता है?
पूरा हो सकता है, तेजस्वी जी तो पूरा कर सकते हैं। 10 लाख दे सकते हैं? दे सकते हैं। वो रोजगार जो वादा कर रहे हैं सब मिल सकता है? नहीं, कभी नहीं पूरा हो सकता है। नहीं मिल सकता 10 लाख, नहीं। आप लोग को विश्वास है? हाँ विश्वास है। नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है सब? हाँ, सबको नौकरी के लिए बाहर तो जाना ही पड़ता है मैडम, यहाँ नहीं मिलता नौकरी। आपको लगता है कि कोई यहाँ पे रोजगार दे सकता है? हमको तो विश्वास है तेजस्वी पर, नौजवान है युवा। नहीं तो झूठा वोट लेने का वादा है। सब कोई झूठ बोल रहा है। अरे उसको तो कम से कम केंद्र में सरकार में उसका सत्ता है बीजेपी का, तो वो सही भी कर सकता है। उसके पास खजाना है, इसके पास क्या है? तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोजगार की समस्या का निदान उनके लिए एक कसम की तरह है। खाली पदों को तो भरना ही है, और यूनिवर्सिटी चले जाओ, प्रोफेसर की कमी है, हॉस्पिटल चले जाइए, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है। तो आप 4.5 लाख तो ऑलरेडी जो है वो खाली है। जो 5.5 लाख जो नौकरियां जो हम बता रहे हैं वो सभी राष्ट्र औसत के मुकाबले सभी मानकों को मिलाते हुए मिला के करना है। कुछ लोग हास्यास्पद बयान दे रहे हैं, जो लोग थक चुके हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, जिन लोगों ने 15 साल तक कुछ नहीं किया। हमेशा विरोध में रहने वाले ये लोग बिहार को विकास नहीं, बर्बादी के पुराने रास्ते पर ही ले जाएंगे। तेजस्वी यादव ने जब 10 लाख जॉब्स की बात की तो उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि अरे ये कहां से संभव है इसके पैसे का। नीतीश कुमार की तरफ से भी इसी तरह की बातें आई कि पैसे ही नहीं है, ऐसा कहां संभव है। लेकिन आप लोगों ने कह दिया हम 19 लाख जॉब देंगे। देखिए फर्क समझिए। हाँ। मैं इसीलिए कहता हूं कि नेताओं को जानकारियां हासिल होनी चाहिए और नेताओं को फर्क समझना चाहिए। उन्होंने कहा हम सरकारी नौकरी देंगे, दे ही नहीं सकते। रेशियो होता है, सरकार में तय होता है पॉपुलेशन। पर दोनों में से किसके शासन में युवाओं को रोजगार मिलेगा? हमारे शासन में मिलेगा, उसका भी मैं बताता हूँ। रोजगार के बारे में मैं आपसे डिटेल में बताना चाहता हूँ। यह इकोनॉमी का होलिस्टिक अप्रोच होता है। ऐसे 10 कॉलेजेस बनेंगे तो रोजगार मिलेगा, ऐसे 10 फैक्ट्रीज आएंगी तो रोजगार मिलेगा, ऐसे यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो रोजगार मिलेगा, शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे तो रोजगार निकलेगा। ये सब तब होगा जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा। ये सब तब होगा जब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वेलकमिंग अप्रोच होगा। ये सब तब होगा जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आप एक्टिवेट होंगे। लेकिन आपका जो कैरेक्टर रहा है, यानी आरजेडी का जो कैरेक्टर रहा है, उन्होंने तो सबको यहां से पलायन करा दिया। उन्होंने आप वो ये क्यों नहीं बोलते हैं? यही तो लालू जी अपनी यूएसपी मानते थे। यहां से हमने सब लोगों को भेज दिया। राहुल गांधी भी बिहार चुनाव के रण में आते हैं तो वो रोजगार के बहाने एनडीए पर गहरे सवाल उठाते हैं। आप बिहारियों को ये समझाइए कि आपने उनको रोजगार कितना दिया और कब। पिछले चुनाव में बोला था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिला? एक सर्वे के अनुसार 2018-19 में जब देश में बेरोजगारी की दर 5.8% थी तो बिहार में 10.2% लोग बेरोजगार थे। बिहार में 20% से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। लाजमी है कि चुनाव के समय युवा आश्वासन चाहते हैं। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल में भी रोजगार का मुद्दा 20% लोगों की पसंद के साथ बिहार में नंबर 2 मुद्दा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बिहार चुनावों पर आप देखते रहिए श्वेत पत्र। लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर यहाँ पर अलग अलग पार्टियां हैं जो वोटों का अलग अलग तरीके से बंटवारा देख रही हैं, जिसे राजनीतिक भाषा में वोट कटवा कहा जाता है, तो क्या जनता की जो असली राय है वो सचमुच में सत्ता में तब्दील हो पाती है? बिहार में क्या आम मतदाता जागरूक है इस मुद्दे को लेकर, और अगर हाँ तो वो निर्णय क्या कर रहे हैं? आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ पूरा बिहार एकजुट होकर खड़ा है। वोट कटवा का आरोप अक्सर चुनावी रणनीति में आरोपों के तौर पर आता है, लेकिन इन चुनावों में राजनीतिक दलों की स्थिति ने क्या इसे एक मुद्दा बना दिया है? चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई?
कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी और ओवैसी की एआईएमआईएम समेत 6 पार्टियों के गठबंधन वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस पर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी भूमिका बिहार चुनावों में वोट कटवा से अधिक नहीं। लोक नीति CSDS ओपिनियन पोल में जनता की राय के अनुसार ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को 7% के करीब वोट मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की एलजेपी को 6% वोट मिलते दिख रहे हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े स्थिति को कुछ तो स्पष्ट कर ही रहे हैं। मान रहे हैं लोग कि जदयू और एलजेपी के सामने सामने अगर है तो लोग समझ रहे हैं कि एनडीए अलग है, एनडीए से अलग लड़ाई चल रही है। नहीं, एलजेपी यानी बीजेपी। अच्छा, एलजेपी यानी बीजेपी और वो नीतीश कुमार चिराग को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लग रहा है सरकार भी बनाएंगे। मैं एलजेपी यानी बीजेपी ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि साथ साथ हैं, लोग समझ रहे हैं? हाँ है तो है। किसी से कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, मिलजुल का हम लोग सब है। लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं। आप लोग के हिसाब से लड़ाई ओनली फॉर नीतीश कुमार से है। सत्ता से गिराना है। बेरोजगारी देख रहे चरम सीमा पे है। वोट कटवा की भूमिका या सचमुच मजबूत लड़ाई, सच क्या है ये भी बिहार की जनता के मत से तय होना है। वोटों की फसल पककर तैयार है और हर राजनेता इन्हें काटने की फिराक में है। जनता ने क्या अपना मन बनाया है ये तो कुछ दिनों बाद ही पता चलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ अभिमन्यु शर्मा और मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।